यहूदी लोगों ने कभी भी अरबों से कोई जमीन नहीं छीनी और 1 मिलियन लोग भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। लगभग 1 साल पहले जब मैं बीमार था, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एक बहुत ही साधारण सवाल पूछा था। अगर आप दावा कर रहे हैं कि यहूदियों ने जमीन चुराई है, तो मुझे एक यहूदी बस्ती का नाम बताइए जो 1947 में यहूदियों को खत्म करने के लिए अरबों द्वारा युद्ध शुरू करने से पहले चुराई गई अरब जमीन पर बसाई गई हो। मुझे एक ऐसे अरब का नाम बताइए जिसने 1935 में यह दावा किया हो कि बुरे गोरे यूरोपीय यहूदी आए और उसे उसके घर, उसकी संपत्ति, उसकी जमीन से निकाल दिया। मैं आपसे 100 या यहाँ तक कि 10 नामों की सूची नहीं मांग रहा, बस एक नाम चाहिए। और हम 300 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं। हम 80 या 90 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब ब्रिटिश यहाँ थे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, या जब उस्मानी यहाँ थे प्रथम विश्व युद्ध से पहले। अगर आप विस्कॉन्सिन या दुनिया में कहीं भी किसी पुलिस स्टेशन में जाइए और पुलिस अधिकारी से कहें मेरे पड़ोसी ने मुझसे चोरी की है, तो वे आपसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या चुराया और कब, है ना? ये तो सामान्य समझ की बात है। तो मैं आपसे वही सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? मेरे वीडियो को 10 लाख व्यूज मिले, 16,000 कमेंट्स आए और कोई भी मुझे गलत साबित करने में सफल नहीं हुआ। जल्द ही मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाऊंगा जो मुझे मिले थे। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि मुझे मिले ज्यादातर कमेंट्स इजराइल विरोधी थे। इसका मतलब है कि वीडियो मेरे इजराइल समर्थक इको चैम्बर से बाहर निकल गया। मैं इस मौके का इस्तेमाल ये कहने के लिए भी करूंगा कि नहीं, मैं कमेंट्स डिलीट नहीं करता। मैं सच में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता हूं, क्योंकि यह आपको और समझदार बनाती है। और मैं मुस्लिम समाज की आलोचना भी इसी वजह से करता हूं कि वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो नहीं, मैं ऐसे कमेंट्स डिलीट नहीं करता जो मेरी सोच से मेल नहीं खाते। मुझे यह बहुत दिलचस्प लगता है कि पूरी दुनिया इजराइल पर जमीन चुराने का आरोप लगा रही है, फिर भी कोई भी मुझे यह नहीं बता सकता कि यहूदी वास्तव में कब जमीन चुराई थी। क्या आप जानते हैं कि किसने जमीन चुराई थी? अरबों ने यहूदियों से जमीन चुराई थी। अब मैं यह बस यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसे किया गया। 1929 में हेब्रोन के अरबों ने यहूदियों की संपत्ति चुरा ली थी, और मैं आपको उन यहूदियों के नाम भी बता सकता हूं जिनकी संपत्ति गई। हसन परिवार, बेंसन परिवार, स्लोनिम परिवार। तो आप देख रहे हैं, मैं बताता हूं कहां, कब और नाम भी देता हूं। और मैं अरबों द्वारा यहूदी जमीन चुराने के अन्य मामलों के लिए भी यही कर सकता हूं, जैसे गाजा। यहूदी गाजा में सैकड़ों सालों से बसे हुए थे, जब तक कि 1929 में अरबों ने वहां की यहूदी बस्ती को समाप्त नहीं कर दिया। यही बात यरूशलेम में भी थी। यरूशलेम में 1880 में, यानी जायनिस्ट आंदोलन शुरू होने से पहले, यहूदी बहुसंख्यक थे। खैर, कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में अरबों ने यरूशलेम के पुराने शहर से यहूदियों का जातीय सफाया कर दिया, ताकि 1948 तक पुराने शहर में कोई यहूदी नहीं बचा था। अरबों ने अपनी जमीन कब खोई थी? और उन्होंने अपनी जमीन उन्हीं युद्धों में खोई जो उन्होंने खुद शुरू किए थे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने 2 राष्ट्र समाधान का प्रस्ताव रखा था। अरबों ने मना कर दिया और युद्ध शुरू कर दिया। वैसे अरब नेताओं का कहना यह नहीं था कि प्रस्ताव उचित नहीं है और यहूदियों को कम मिलना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, और वह बहुत स्पष्ट थी, हम सभी यहूदियों को मारना चाहते हैं। फिर से कह रहा हूं, मैं अपनी हर बात का प्रमाण दे सकता हूं। यहां अरबों के नेता मुफ्ती अमीन अल हुसैनी का एक उद्धरण है। अरबों, एकजुट हो जाओ और अपने पवित्र अधिकारों के लिए लड़ो। जहां भी यहूदी मिलें उन्हें मार डालो। इससे ईश्वर, इतिहास और धर्म प्रसन्न होते हैं। इससे तुम्हारा सम्मान बचता है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। एक त्वरित टिप्पणी, वह अरबों से यहूदियों को मारने का आह्वान करता है। वह फिलिस्तीनियों से यहूदियों को मारने के लिए नहीं कहता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 1948 में फिलिस्तीनी अभी तक अस्तित्व में नहीं आए थे। क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूं? मुझे किसी एक अरब नेता का ऐसा उद्धरण दिखाइए जिसने 1960 से पहले फिलिस्तीनी शब्द का इस्तेमाल किया हो। अब मैं इंटरनेट से बात कर रहा हूं, जो एक बहुत बड़ी जगह है जहां बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिनकी अपनी अपनी अलग राय है। तो मैं एक सामान्य बयान देने जा रहा हूं जिसे उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें आधा दिमाग और थोड़ी सी सामान्य समझ है, समझ सकेगा। अगर आप अपने पड़ोसी को खत्म करने के लिए युद्ध शुरू करते हैं और हार जाते हैं, तो आप पीड़ित नहीं हैं। जिम्मेदारी लेना कैसा रहेगा?
आइए मैं इस बयान को कुछ तथ्यों के साथ समर्थन देता हूं, जिन्हें बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे। आप सभी जानते हैं कि जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध यहूदियों को समाप्त करने, पूर्व की ओर विस्तार करने और स्लाविक लोगों को गुलाम बनाने के लिए शुरू किया था। जो बात आप शायद नहीं जानते वह यह है कि युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान नहीं बल्कि युद्ध के बाद 90,000 वर्ग किलोमीटर जर्मन भूमि पोलैंड को सौंप दी गई थी। 1.4 करोड़ जर्मनों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, जिनमें से कई वहां कई पीढ़ियों से रह रहे थे। प्रशिया और सिलेसिया वे क्षेत्र जिन्हें जर्मनों ने सबसे पहले छोड़ा, जर्मन साम्राज्य की नींव थे और वहां के अधिकांश जर्मन नाजी नहीं थे। इस हिंसक निर्वासन में 10 लाख से अधिक जर्मनों की मौत हो गई। मुझे याद नहीं कि दुनिया में किसी ने भी उन लाखों जर्मनों के पक्ष में विरोध किया हो जिन्होंने अपनी जमीन पोलैंड को खो दी थी। पोलैंड के पूर्वी हिस्से में 10 लाख से अधिक पोलों को अपने घर खाली करने पड़े क्योंकि सोवियत ने नई सीमाएं तय करने का फैसला किया था। हालांकि मैंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र को उन गरीब पोलों के लिए प्रदर्शन करते नहीं देखा जिन्हें किसी भी अपराध के बिना भागना पड़ा। यही बात यूक्रेन और बाल्कन देशों पर भी लागू होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करोड़ों लोगों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। एक और दिलचस्प उदाहरण है भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन। यह 1948 में ब्रिटिशों द्वारा किया गया था और कहानी वही है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो आपस में नहीं बनते। 14 से 20 मिलियन हिंदू और मुस्लिमों को पलायन करना पड़ा और इस कठिनाई के दौरान 1 से 2 मिलियन की मौत हो गई। सारे उदाहरण जो मैंने अभी दिए, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, बाल्कन, भारत, ये सब एक ही समय लगभग 1948 के आसपास हुए थे और इन सभी जनसंख्या आंदोलनों में इजराइल की भूमि में अरबों की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक लोग हताहत हुए और 10 गुना अधिक भूमि शामिल थी। ऐसा क्यों है कि लगता है दुनिया ने इसे भुला दिया है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसके लिए यहूदियों को दोष नहीं दे सकते? तो फिर 80 साल बाद इसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है? और वैसे इन लोगों को कोई भी शरणार्थी नहीं कह रहा है, जैसा कि फिलिस्तीनियों के मामले में होता है, यहां तक कि ये लोग खुद भी नहीं। एक और समूह जिसे कोई ध्यान नहीं देता वे हैं मुस्लिम देशों से आए यहूदी। मुस्लिम उत्पीड़न के कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी और अपने घरों से भागना पड़ा। कोई भी उनके लिए प्रदर्शन नहीं कर रहा है। यह उस कहानी में फिट नहीं बैठता कि आज इजराइल में अधिकांश यहूदी गोरे यूरोपीय उपनिवेशवादी नहीं हैं, जैसे मैं हूं, बल्कि वे यहूदी हैं जो मुस्लिम देशों से आए हैं और जिन्हें उत्पीड़न से बचने के लिए भागना पड़ा, जैसे मेरे बिजनेस पार्टनर शगी लेवी का परिवार, जिनका परिवार यमन से भागा था। तो अगर यहूदियों ने कभी कोई जमीन नहीं छीनी तो अरब यहूदियों से नफरत क्यों करते हैं? इसका 2 जवाब है। पहला जवाब सामान्य है, मुस्लिम समाज सभी अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णु है। मुझे पूर्व में ईरान से लेकर पश्चिम में मोरक्को तक, उत्तर में तुर्की से लेकर दक्षिण में पाकिस्तान तक कोई एक अल्पसंख्यक दिखाइए जहां ईसाई, हिंदू, बौद्ध, यहूदी, जोरोएस्ट्रियन या कोई भी अल्पसंख्यक फल फूल रहे हों। आपको कोई नहीं मिलेगा। फिर से मैं एक साहसिक बयान दे रहा हूं, मुझे गलत साबित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगर आप इजराइल में यहूदियों के बारे में जुनूनी होना छोड़ दें और अपनी आंखें 1947 में हुई अन्य घटनाओं और आज मुस्लिम दुनिया में हो रही बातों की ओर खोलें, तो मुस्लिम तानाशाहियों और असहिष्णुता के इस समुद्र में एक सफल अल्पसंख्यक है जो फल फूल रहा है, और वह है यहूदी राज्य। और अब हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण अल्पसंख्यक नहीं है, ये यहूदी हैं। सैकड़ों वर्षों तक यहूदियों को मुस्लिम समाज में अपमानित किया गया। इराक, ईरान, मोरक्को और यमन में यहूदियों के खिलाफ पोग्रोम्स हुए। कुछ मुस्लिम देशों में यहूदियों को घोड़े पर सवार होने की अनुमति नहीं थी, उन्हें घेट्टों में रहना पड़ता था और यहूदी बच्चों को मुस्लिम बना दिया जाता था। और वे यहूदी जिन्हें मुसलमान अपमानित देखना चाहते थे, अब उनका एक राज्य है और वह भी सफल। अब आइए कुछ टिप्पणियों पर नजर डालते हैं जो मुझे मिली। तो आप देशों पर आक्रमण करते हैं और फिर अगर आप जीत जाते हैं तो वे आपके हो जाते हैं। रुकिए 1 मिनट, क्या इसे उपनिवेशवाद नहीं कहते? वो चूहा एक घिनौना जायोनिस्ट है। सबसे पहले मैं चूहा नहीं हूं, मैं खुद को डॉल्फिन के रूप में पहचानता हूं। इस टिप्पणी में एक बुनियादी बात है जिसे कई लोग समझ नहीं पाते। आज हम दुनिया को देशों में बंटा हुआ मानते हैं,
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तक अधिकांश लोग बहुसांस्कृतिक साम्राज्यों में रहते थे। जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन शासन या यहाँ इजराइल की भूमि में ऑटोमन साम्राज्य के अधीन कई अलग अलग समूह रहते थे। यहूदी उन समूहों में से एक थे जो इस्राएल की भूमि में रहते थे, क्योंकि उनका इस भूमि से 3000 साल पुराना संबंध था। और जो यहूदी यहाँ आए, उन्होंने भी अन्य सभी समूहों की तरह जमीन खरीदी और बेची। यहाँ कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं था और 1960 के दशक तक कोई फिलिस्तीनी लोग नहीं थे। यहूदी सेना लेकर नहीं आए थे और न ही उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को बाहर निकाला था। तो नहीं, इसका उपनिवेशवाद से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो मुझे गलत साबित करें। अगली टिप्पणी। पूरे इजराइल में ऐसे शहर हैं जिनके अरबी नाम थे, जिनके निवासियों को इजराइल ने मार डाला या उन्हें बाहर निकाल दिया और उन पर कब्जा कर लिया। कोई बड़ी बात नहीं, एक इजरायली व्यक्ति ऐसा कहेगा, लेकिन तथ्य तो तथ्य हैं। मैं बस एक शहर का नाम पूछ रहा हूं, यही वह है। अरबों ने जो भी शहर खोए वे उन युद्धों में खोए जो उन्होंने स्वयं शुरू किए थे। और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है जो अधिकांश इजरायलियों को भी नहीं पता है। इजराइल में केवल एक ही शहर है जो मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था, केवल एक। रामले। इजराइल में अरब नाम वाले अन्य सभी शहर मुसलमानों द्वारा उपनिवेशित किए गए थे। अगली टिप्पणी। ठेठ यहूदी लोग। धन्यवाद। मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लूंगा। मैं तर्क और तथ्यों का उपयोग करता हूं। आप क्या लेकर आ रहे हैं? अगली टिप्पणी। तो आपके सवाल में आप मूल रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि युद्ध के बाद इजराइल ने जमीन चुराई। अगर आप बड़े सवाल से बचना नहीं चाह रहे थे तो आपने सवाल को इस तरह क्यों रखा? नहीं, ऐसा नहीं है। युद्ध में आप जमीन हारते हैं या जीतते हैं। दुनिया भर के अधिकांश देशों की सीमाएं इसी तरह बनी हैं। यह एक क्लासिक यहूदी विरोधी टिप्पणी है। आप यह नहीं कहेंगे कि 1946 में पोल्स ने जर्मन जमीन चुरा ली थी, है ना? अरबों ने यहूदियों को खत्म करने के लिए युद्ध शुरू किया था और हाँ, उन्होंने कुछ जमीन खो दी थी। इतिहास में हर युद्ध में ऐसा ही हुआ है। अगली टिप्पणी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? 1947 से पहले आप यूरोप में थे और आपकी सत्ता आई और अरबों का कत्ल किया और उन्हें उनके घरों और जमीनों से बेदखल कर दिया। ये जान लीजिए, 1947 में अरबों ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया था। तुम मूर्ख हो। पहली बात, आज के इजराइल में अधिकांश यहूदी 50 साल पहले और 150 साल पहले यूरोप से नहीं आए थे, बल्कि मुस्लिम देशों से आए थे। मुझे यह बहुत दिलचस्प लगता है कि जो लोग इजराइल विरोधी हैं वे यूरोपीय यहूदियों को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं। दूसरी बात, युद्ध की शुरुआत अरबों ने ही की थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 नवंबर 1947 को 2 राष्ट्र समाधान का सुझाव देने के अगले ही दिन अरबों ने एक बस नंबर 2094 पर गोलीबारी की जो नेतन्या से यरूशलेम जा रही थी और 5 यहूदियों की हत्या कर दी। यही तरीका था जिससे अरबों ने युद्ध की शुरुआत की, यहूदी नागरिकों की हत्या करके। आगे बढ़ो और मुझे झूठा कहो, जायनिस्ट कहो। धन्यवाद, मैं एक जायनिस्ट हूँ, पक्षपाती, एक चूहा। आप मुझे जितने चाहें उतने नाम दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करके सच्चाई फैलाने में मेरी मदद करें और ब्राइट माइंड समुदाय में शामिल हों। मैं अपने सभी समर्थकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। तुम मुझे चलते रहो। सभी लिंक नीचे दिए गए हैं। आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं। या अल्लाह बाय।